नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का सपना पूर्व सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रह चुके जयंत सिन्हा का सपना अधूरा रह गया। उनकी पहल से शुरू की गई अक्षय पात्रा रसोई योजना अभी भी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रही है। देखिए साधना प्लस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जयंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान उड्डयन मंत्रालय के CSR फंड से हजारीबाग में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के तहत एक अत्याधुनिक रसोई घर की स्थापना के लिए राशि उपलब्ध कराई थी, जिसका उद्देश्य जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्म, साफ और पौष्टिक मिड डे मील देना था, ताकि उनका पोषण स्तर सुधरे और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। हजारीबाग में भी रसोई घर बनवा रहे हैं विशाल रूप से, और रामगढ़ में कल ही मैंने निरीक्षण किया। रामगढ़ का जो रसोई घर है उसका काम संतुष्टि से चल रहा है और जल्द ही वो समाप्त हो जाएगा और बच्चों को वहाँ भोजन मिलने लगेगा। लेकिन हजारीबाग वाला जो अक्षय पात्रा है उसमें अभी भी 2-3 चीजों की कमी है। जब तक वहाँ बॉयलर नहीं आएगा तब तक उसमें अभी भी कुछ 5-6 हजार बच्चों को खाना मिल रहा है, लेकिन जब तक हम उसमें बॉयलर नहीं लगा पाएंगे, जो हम लोगों का जो वहाँ की प्लानिंग थी कि पहले 50,000 बच्चों को, फिर 1 लाख बच्चों को, जिसमें कि पूरे क्षेत्र के बच्चों को पोषण अच्छा मिलेगा, वो आज हम लोग उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल नहीं किया। मैं सिर्फ फिर एक बार निवेदन करूंगा वर्तमान प्रशासन से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से कि आप बच्चों की चिंता करें। अगर आप इस क्षेत्र की बच्चों की चिंता नहीं करिएगा, उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, क्षेत्र की देखभाल कैसे हो सकती है। आपने शपथ लिया कि आप सेवा करेंगे और सब जो उपलब्धियां हैं उनको पूरा करेंगे। शपथ को पूरा करिए, बच्चों का ध्यान करिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर, जहां तक अक्षय पात्रा और बच्चों का सवाल है, वहां तो मैं सिर्फ अपनी दुख और हृदय की बात बता सकता हूं कि मैं हाथ जोड़कर किसी के सामने पैर पड़ने को तैयार हूं कि आप बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों को आप खाना दिलवाइए। हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको कुपोषण की बीमारी है, उनको आज स्टंटिंग की बहुत बड़ी आज दिक्कत है। 40-50% हमारे बच्चे जो हैं उनकी स्टंटिंग हो रही है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उनको अक्षय पात्रा जैसे पोषण की बहुत बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो अक्षय पात्रा है और ऐसी सब जो संस्थाएं हैं उनको अपना पूरा सहयोग दीजिए। ये आप हमारे बच्चों की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुण्य ही है, पुण्य ही है। हालांकि आज ये रसोई घर संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। परिणाम स्वरूप रसोई घर से केवल 5,000 बच्चों तक ही गर्म और पौष्टिक भोजन पहुंच रहा है, जबकि इसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है। 2019 में हमारा ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था जयंत सर के हेल्प से, और 2024 जनवरी में इसका हम चालू किए, जो हजारीबाग के बच्चों को खाना देना। और अभी हम लोग करीबन 4 से 5 हजार बच्चों का खाना यहाँ से बनके जा रहा है। क्या लगता है कितने लोगों की टारगेट थी जो अभी अचीव करना बाकी रह गया है, कब तक अचीव कर पाएंगे? हमारा अभी कैसा इनिशियल टारगेट है कि 6 से 7 महीनों के अंदर में कम से कम हम 30,000 बच्चों तक का खाना पहुंचा सके। उसके लिए हमारा अभी प्रयास चालू है। ऐसा है कि कुछ मशीनों की हमारे यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जो हमें लगता है कि 6 से 7 महीनों में हम फुलफिल कर लेंगे। जयंत सिन्हा की ये महत्वाकांक्षी योजना यदि पूर्ण रूप से लागू हो जाती है तो ये हजारीबाग के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। साधना प्लस न्यूज के लिए हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल। धनबाद का बाघमारा इन दिनों सियासी रणक्षेत्र बना हुआ है। यहां कोयले के अवैध कारोबार को लेकर गिरिडीह सांसद ने मोर्चा खोलते हुए इलाके के एक दबंग नेता पर गंभीर आरोप लगा दिया। विवाद कोयले के अवैध कारोबार से जुड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट।
आरोप है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद इलाके के एक दबंग नेता के इशारों पर उसके गुर्गे कोयले का अवैध खदान चला रहे हैं। केशरगढ़ के अवैध खदान में हादसे की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। जब मैं नाम दे रहा हूं तो भाई 5 लोगों का यदि मैं नाम दे रहा हूं तो 5 लोगों का पता तो करा लीजिए, वो घर में है कि नहीं है, कहाँ गया है नहीं है। और उनको जब उसको अभी रात में उसको दबाया गया, उसको मुंह बंद किया गया, आप मिट्टी हटा के देख लीजिए उसको, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं। इसमें क्या दिक्कत है? रेस्क्यू टीम आपको करना है, आप रेस्क्यू टीम बुला के उसको करवाइए, उसको आइडेंटिफाई कराए। और जो लोग माफिया लोग हैं जो कोयला चोरी करते हैं, जिनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, अभी हम लोग स्पोर्ट में गए तो वैसे लोग जो लोग माफिया कोयला माफिया लोग हैं, हम लोगों पर भी उलझने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ। इसलिए मैं अभी एसएसपी साहब से भी मैंने बात किया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित है आपका जो आग्रह है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और एनडीआरएफ की टीम आ रही है और उसको रेस्क्यू कराएंगे। और वैसे माफियाओं पर जो लोग उस अवैध धंधा में सम्मिलित थे वैसे लोगों पर एफआईआर करवाएंगे, उन लोगों को जेल भिजवाएंगे। इधर हंगामे की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोश को शांत कराया। फिलहाल टकराव की आशंका को देखते हुए इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। ये सूचना मुझे सुबह मिली थी, उसके बाद हमने जो स्थानीय थाना है जो है उनको भेजा था, बीसीसीएल को मैंने लेटर लिखा था, बीसीसीएल से गई थी। तो अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ कोई जो जियोग्राफिकली वहाँ भौतिक रूप से देखने पर भी कोई चाल धंसने की बात सामने नहीं आ रही है। फिर भी जो हमने एसडीपीओ बगनारा को विस्तृत रूप से जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, थाना में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, किसी ने कोई स्वजन परिजन कोई सूचना नहीं दी। बीसीसीएल से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ जाकर के अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। तो अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई किसी चीज की पुष्टि हो नहीं रही है, फिर भी मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है विस्तृत रूप से जांच करने का। जांच प्रतिवेदन में अगर विस्तृत जांच में कुछ निकल के आता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल धनबाद के लिए कोयला चोरी की घटना कोई नई बात नहीं है। कोयला माफिया, कोल कंपनी के अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं का सिंडिकेट कोयला चोरी में पहले से ही संलिप्त रहा है। लेकिन इस बार पुलिस का दावा है कि अवैध कारोबार में शामिल गिरोह का वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। धनबाद से साधना प्लस न्यूज के लिए संदीप सिंह की रिपोर्ट। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने कई अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, पैथोलॉजी जांच के दौरान मरीजों को होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी, क्योंकि अब रिम्स में सेंट्रल लैब बनाए जाएंगे। इस सेंट्रल लैब में 90 ब्लड टेस्ट के साथ कुल 560 तरह की जांच की जाएंगी, जिसकी रिपोर्ट मात्र कुछ ही देर में दे दी जाएंगे। फिलहाल 70% दवाइयां उपलब्ध हैं, बाकी बची दवाइयों के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित मेल फीमेल वार्ड में 25 बेड लगाए जाएंगे। इसके अलावा कैंसर विभाग में भी 60 बेड की व्यवस्था को बढ़ाया गया है। को भी ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पिछले 3 टेन्योर्स में डायरेक्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर रिम्स में प्रॉब्लम चल रही थी कि उधर ओपीडी में जांचें लिखी जाती थी, बाहर के टाउट्स और कई एजेंट लगे होते थे, वो लेके उनको बाहर ले जाते थे और बाहर की लैब्स में जांच होती थी और मरीज के जेब से काफी पैसे खर्च हो जाते थे। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम एक ये थी। इसके सलूशन के लिए पिछले 3 डायरेक्टर ट्राई कर रहे थे एक सेंट्रल लैब बनाने की। हम भी ट्राई कर रहे थे। माफियोसी इतनी जबरदस्त है कि ऊपर से नीचे तक, जिसमें अंदर के लोग शामिल होने की वजह से हमको बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अभी मैं विदेश जा रहा था, उसके पहले फॉर्मल इनाग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई। पतरातू के शिवनगर स्थित मां तारा द्वार मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्थापना दिवस के मौके पर विशेष आयोजन किया जा रहा है।
सावन अमावस्या के दिन गुरुवार 24 जुलाई 2025 को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में मां तारा का विशेष श्रृंगार किया गया। बताया गया कि शुक्रवार को हवन आरती और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताते चले कि पंडित अनिल मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। तो पतरातू से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिवनगर स्थित मां तारा द्वार मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी स्थापना दिवस के मौके पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। सावन अमावस्या के दिन गुरुवार 24 जुलाई 2025 को भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में मां तारा का विशेष श्रृंगार किया गया है। साथ ही बताया गया कि शुक्रवार को हवन, आरती और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताते चले कि पंडित अनिल मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू गौरव गोस्वामी ने ओपी जिंदल स्कूल के बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशाखोरी, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्टिंग, रोड सेफ्टी, यातायात आदि की जानकारी दी गई। वहीं बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और मिली जानकारी के लिए प्रशासन को धन्यवाद किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। नारायणपुर से लकवाग्रस्त मरीज को ला रही 108 एम्बुलेंस का ईंधन बीच रास्ते में खत्म हो गया, जिससे एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर बास पहाड़ी के पास खड़ी रही। इस दौरान मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा। बाद में दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर उसे सदर अस्पताल भेजा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सुपरवाइजर तरुण मंडल ने इसे तकनीकी खराबी बताया, न कि ईंधन की कमी। तो जामताड़ा की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का है। बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल देखी जा सकती है। नारायणपुर से लकवाग्रस्त मरीज को ला रही 108 एम्बुलेंस का ईंधन बीच रास्ते में खत्म हो गया, जिससे एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर बास पहाड़ी के पास खड़ी रही। इस दौरान मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा और कुछ समय बाद दूसरी एम्बुलेंस आई, जिससे उसको फिर अस्पताल भेजा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सुपरवाइजर तरुण मंडल ने इसे तकनीकी खराबी बताया है, न कि ईंधन की कमी। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गांडूपरता गांव में सड़क निर्माण भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सड़क न बनने पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, जिसके बाद प्रशासन ने निर्माण की मंजूरी दी। लेकिन अब सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है। जहां 8 इंच की ढलाई होनी थी, वहां से 2 इंच पतली परत डाली जा रही है। बिना जेसीबी के और रोलर भी नहीं चलाया गया। ग्रामीणों ने कार्य विभाग और संवेदक पर मनमानी का आरोप लगाया। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सड़क जल्द टूट जाएगी। ग्रामीण प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो लिट्टीपाड़ा प्रखंड की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्थित गांव में सड़क निर्माण भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 8 इंच की ढलाई सड़क पर होनी थी, लेकिन सिर्फ 2 इंच पतली परत डालकर खानापूर्ति कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान सड़क न बनने पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और निर्माण की मंजूरी दी गई। लेकिन ये निर्माण भी अब जो है सवालों के घेरे में आ गया है। 8 इंच की जगह महज 2 इंच पतली परत डाली गई है। बिना जेसीबी और रोलर के यहां पर सड़क का निर्माण कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कार्य विभाग और संवेदक पर मनमानी का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सड़क जल्द टूट जाएगी। ग्रामीण प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैसा बना है? 2 इंच ढलाई मात्र। आप लोग रोक टोक नहीं किए थे? हम तो नहीं थे। आप लोग नहीं थे? नहीं।
तो बहुत कम ढलाई हुआ है। बहुत कम तो हो गया। कैसा बना है? बना है लेकिन अच्छा नहीं है। कई 2 इंची 1.5 इंची से बना रहा है ढलाई। ढलाई खाली 2 इंची या 1.5 इंची ही बना रहा है, 3 इंची भी नहीं बना रहा है। कई साइड सब कोड़ के नाली करता है, फिर पटरा बेटा के बना रहा है। और ये जो बीच में पूरा डस्टर के ऊंचा कर देता है, ढलाई कम हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड के बड़ा लगड़ा गांव के रायमूल साई टोला के ग्रामीण 1 साल से जल मीनार खराब होने के कारण पानी के संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन का जल मीनार भी 3 माह से बंद है, जिससे उन्हें उड़ीसा के दिगिया बेड़ा से उफनती नदी पार कर पानी लाना पड़ रहा है। गांव में सड़क न होने से बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खटिया पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और 1 अगस्त को मंझारी प्रखंड कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर चाईबासा से है, जहां लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड के बड़ा लगड़ा गांव के रायमूल साई टोला के ग्रामीण 1 साल से जल मीनार खराब होने के कारण पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन का जल मीनार भी 3 महीने से बंद पड़ा है, जिससे उन्हें उड़ीसा के दिगिया बेड़ा से उफनती नदी पार करके जाना पड़ता है और वहां से पानी उनको लेकर आना पड़ता है, जिससे वो अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। गांव में सड़क न होने से बीमारों और गर्भवती महिलाओं को भी खटिया पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। कितने विषम परिस्थिति में हमारे लोग जो है जीवन जीने विवश हैं। ये आपका झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत बड़ा लगड़ा पंचायत का ये लगड़ा गांव का टोला है रायमूल से। आप पीछे देख रहे हैं हमारी महिला बहनें जो है उड़ीसा जाना पड़ रहा है। नदी एक बॉर्डर है, नदी के उस पार जो है उड़ीसा का दिगिया बेड़ा नामक स्थान है, वहां से हमारी महिला बहनें जो है पानी ढोकर के ला रही। कितना विषम परिस्थिति में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आदिवासी वर्ग जो है कितना विषम हालात में जीने को विवश है। सरकार का जो भी विकास की योजना है कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। आज ये रायमूल साहिब में 2 जलनार खराब। बिजली की अनियमित आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार रात लुधियान मुख्य पथ को जाम कर दिया। केवल 2 से 3 घंटे बिजली मिलने से गर्मी, पानी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सूचना मिलने पर प्रभारी सीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू और थाना प्रभारी संजीव झा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। करीब 10 घंटे बाद जाम हटा, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि वादा न निभा तो आंदोलन और तेज होगा। क्षेत्र में कई दिनों से बिजली संकट जारी है। एक तरफ जहां कृषि उत्पादन बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के इटवा स्थित लोची मौजा में कृषि कार्य के लिए लगा ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीने से खराब पड़ा है, जिसके कारण किसानों को खासकर धान की रोपाई के समय सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन और मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान की जाती है, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो किसान को परेशान होना ही पड़ेगा। तो मुंगेर से खबर आप तक पहुंचा, जहां पर एक तरफ कृषि उत्पादन बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के इटवा स्थित लोची मौजा में कृषि कार्य के लगा ट्रांसफार्मर ही पिछले 2 महीने से खराब पड़ा है, जिससे उनको किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर धान की रोपाई के समय सिंचाई की समस्या से किसान जूझते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी। हालांकि अब ये योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमटी नजर आ रही है और ये अमली जामा भी जैसे पहनाया गया था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मात्र 75 पैसे यूनिट प्रति दर बिजली प्राप्त की जाती है। ये ट्रांसफार्मर मैंने बैसाख माह से बिल्कुल खराब है। हम लोग का प्याज चौपट हो गया, ट्रांसफर खराब है। कई बार हमने कंप्लेन किया, वार्ड साउथ पर जेई मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, एसडीओ साहब को किए, एग्जीक्यूटिव को भी किए, उन्होंने रिसीव किया
और उसके बाद एग्जीक्यूटिव साहब ये जवाब में लिखता है, कृपया आप टोल फ्री नंबर पर बात करें, कंप्लेन लिखाएं। साहब आप पदाधिकारी हैं, आप देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप हमको कंप्लेन करने के लिए कह रहे हैं कि आप दिशा निर्देश बताइएगा कि जेई साहब आप यहाँ ट्रांसफर लगवाइए, ठीक कृषि है। किसान को लोग दिक्कत है, आज मेरा बिचरा जल रहा था सभी किसान का, कम से कम यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन है, बिचरा जल रहा था, किसी तरह पानी से जान बचा है। अभी भी स्थिति बिचरा का देख सकते हैं, अभी भी कुआं से लोग पटवन करके बिचरा का जान बचा। गोड्डा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महागामा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष एसआईटी गठित की गई, जिसने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी कर 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अब तक चोरी किए गए 5 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 36 से अधिक वाहन चोरी मामलों का खुलासा किया है। गिरोह के बाकी सदस्यों की पकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। 3-4 थाना पड़ी जहां जहां ये कांड दर्ज हुआ है, पुरिया, हटोरिया, मुफस्सिल हो गया, टाउन थाना हो गया और महागामा थाना पड़ी। इनके नेतृत्व में हम लोग टीम बनाकर उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। तो हम लोग मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर कुछ लीड मिला, जिसके आधार पर हम लोग झारखंड में, बिहार में और अन्य जगहों पर जाकर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में हम लोग को पता चला कि एक इंटर स्टेट जो वाहन चोरी का जो गैंग है वो एक्टिव है और पिछले कई महीनों से एक्टिव रहकर लगभग पूरे झारखंड में, बिहार में हर जगह यह 4 पहिया वाहन का चोरी कर रहा है। इसमें जो मेन गिरफ्तार अभियुक्त हुए उसमें 5 लोग हैं। अजय कुमार चौधरी जो कोडरमा के रहने वाला है, जीतू श्रीवास्तव जो रघुनाथपुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, संतोष कुमार हिरोडी गिरिडीह का रहने वाला है, साजन कुमार मनिहारी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, चंद्रशेखर ठाकुर चंदवा जिला लातेहार का रहने वाला है। इनका काम है कि ये एक गैंग है, ये एक अपना टीम लेकर चलते हैं और जो भी स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप जो दिखता है उसमें ये लोग बैक डोर से उसका जो लॉक होता है उसको तोड़ देते हैं। बैक डोर को अगर स्कॉर्पियो को तोड़ते हैं तो उसमें सायरन नहीं बजता है। बाकी 4 व्हीलर में सायरन कनेक्टेड है, लेकिन स्कॉर्पियो का बैक डोर में सायरन नहीं रहता है। उसको तोड़ के एंट्री करते हैं, उसका जीपीएस डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसका जो सायरन। खबर कैमूर से है, जहां काल बनकर गिरी आकाशीय बिजली के कारण एक किसान और एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। मामला सोनहन थाना क्षेत्र के बिरहुली प्राणपुर गांव के बीच सीवान का। मृतकों में एक बिरहुली गांव निवासी स्वर्गीय बिचन राम का 45 वर्षीय पुत्र हरिमोहन राम और चंपारण जिले के बेलवनिया गांव निवासी मंजूर बैठा का पुत्र मुनीर बैठा बताया जा रहा है। और मेरे घर के बगल के हैं, वो चाचा लगते हैं, उनका हरिमोहन राम है नाम है, और वो खेत घूमने के लिए गए हुए थे, खेत से आ रहे थे, रास्ते में घर के नजदीक आ ही गए थे, उसके बीच में उनको बिल्डिंग मार। उसमें कितने लोग घायल भी हैं? घायल नहीं है, वही फिर क्या काम किया जा रहा है उनके साथ? अभी तो आए हुए हम लोग सदर हॉस्पिटल, अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। तो मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक और भी सूचना उसी गांव से मिला, किसी मजदूर की मौत हुई है। हाँ, एक पश्चिमी चंपारण के हम लोग आए हुए थे हम लोग के गाँव में रोपनी करने के लिए, उनको भी बिजली मार दिया है। देखिए, आज बहुत दुखद घटना जो सदर अस्पताल में मौजूद है। आपको बता दें कि भभुआ प्रखंड के ही ये बरौली गांव में आकाशीय बिजली से 2 मौतें हुई हैं। और आपको बता दें कि हरिमोहन राम पिता बेचन राम, इनका उम्र 39 वर्ष था, जो कि आ रहे थे और रास्ते में ही बिजली मार दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। और एक जो बाहर से इस वक्त रोपनी का समय है, बाहर से जो रोपना करने के लिए जो मंगाए जाते हैं मजदूर, उसमें पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी चंपारण के मंजूर जी के पुत्र मुनीर बैठा, जिनकी मृत्यु हो गई है, मुनीर बैठा की। कांडा थाना क्षेत्र के एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां जब तक आग पर काबू पाती तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था।
ये सुबह सुबह आग लगा सर। शॉर्ट सर्किट का आग लगा क्या? हाँ सर, जब तो हम लाइन मेन स्विच से काट के गए थे, खाली मीटर का बोर्ड में था, लाइन था, अंदर सब काटे हुए थे। क्या वायरिंग सही नहीं है दुकान का? वायरिंग सही था सर, हम तो इधर भी करवाए थे फिलहाल वायरिंग। कितना का नुकसान हुआ? 10-12-15 लाख का माल था सर। कैसे सूचना मिला आपको? सूचना भी 1-2 आदमी दौड़ के गया घर मेरा बोलने, हम तो मुंह धो रहे थे। चूड़ी वाला हाँ, वही वीडियो गया था जोगिंदर। क्या बताया आपको? हमको बताया कि दुकान में देखिए धुआं पूरा निकल रहा है, इसीलिए हम लोग आए दौड़ के। अभी पहन भी नहीं पहने, ब्रश कर रहे थे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।